हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आप लेक्चर 4 पढ़ रहे हो। लेक्चर 3 तक में आपने पढ़ लिया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिससे कि फॉर्मेशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है, फिर चार्टर एक्ट्स आते हैं, किसको एबॉलिश करना है वो आपने देख लिया था। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन लेने के बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद खत्म करती है, ये आपने लास्ट क्लास में देख लिया था। लास्ट का चार्टर एक्ट था, उसमें लास्ट का चार्टर एक्ट में हमने देख लिया था कि अब उसके बाद क्या होता है, सो समझो। चार्टर एक्ट से क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक ट्रेडर मतलब एक कंपनी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद शासन करेगी। क्लियर है? ये होता है 1858 से, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद शासन करेगी 1858 से। अब देखते हैं कैसे, इस स्टोरी को समझते हैं। देखो क्या है, मैंने आपको कल ही यहां तक पढ़ाया था कि इंडिया में ना दो चीजें बहुत ज्यादा प्यारी है लोगों को, एक तो रिलीजन, दूसरा प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को भी हाथ लगा दिया, रिलीजन को भी हाथ लगा दिया। अब कैसे? अलग अलग क्रेजी से रूल बनाना स्टार्ट कर दिए। ये अवध को एनेक्स कर दिया गया। कैसे? तो कहा कि आपके पास दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र मतलब वो आपका खुद का बेटा नहीं है, इसलिए मैं इस आपके राज्य पाठ को हड़प रहा हूं। कौन ने किया? हड़प नीति अपनाया था डलहौजी ने। प्रॉपर्टी को टच कर दिया। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग देखो, सेकंड थिंग उसने क्या किया, रिलीजन छेड़ दिया। अब रिलीजन इन द सेंस क्या हुआ कि जो मेरठ है, मेरठ में मंगल पांडे वाला आपने कहानी सुना होगा। मंगल पांडे वहां से क्या किया था कि मंगल पांडे को यहां पे फांसी मिल गई थी। तो ऑल दैट थिंग्स जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था रिलीजन के बारे में, जिसमें एक कारतूस है ये, ठीक है, ये एक कारतूस है। तो कारतूस के ऊपर जो नई कारतूस आने वाली थी, नई कारतूस के ऊपर क्या था कि सुगर और गाय दोनों के चमड़ी का लेप लगा हुआ था और उसको दांत से छीलना था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसकी वजह से रिलीजन को छेड़ दिया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से म्यूटिनी हो गया। क्या हो गया? म्यूटिनी, या फिर उसको वॉर कहते हैं। ब्रिटिशर्स उसी को वॉर कहते हैं, सॉरी ब्रिटिशर्स उसी को सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपाही म्यूटिनी, इसे कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। और हम लोग उसी कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। करीब करीब हमने बहुत सारा कुछ इसमें जीत लिया था, लेकिन वो टेलीग्राफ वगैरह का सीन आप पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी क्या है कि यहां पे ब्रिटिश सिपाही म्यूटिनी कहते हैं और इंडिया उसे कहता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो हुआ ना, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा हिल गया। ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे, ऐसे नहीं कि उनसे गलती हो गई थी, उन गलतियों को वो दोहराते नहीं थे, उनसे बहुत कुछ सीख लेते थे। समझ में आ रहा है? तो वो जो गलती हुआ उसको उन्होंने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मेशन किया। उसमें से एक रिफॉर्मेशन ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी तक आपने जो देखा था लास्ट क्लास में, वो चार्टर एक्ट्स बन रहे थे। उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बन रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनना स्टार्ट हुआ कब से? जब 1857 का जो क्रांति है ना, जो वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद बनना स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने सीख लिया क्या कि इससे हमें डील कैसे करना है। ब्रिटिशर्स ने बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उसे उन्होंने क्या टाइटल दिया? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या टाइटल दिया? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहां पे गुड का मतलब जो है ना, यहां जो गुड का मतलब है, गुड का मतलब अच्छा नहीं है, गुड का मतलब है रेस्पॉन्सिबल। गुड का मतलब है, गुड का मतलब है रेस्पॉन्सिबल, और रेस्पॉन्सिबल का मतलब है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब जवाबदेही। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम आपको दे रहे हैं एक आंसरेबल गवर्नमेंट, इसलिए हम इसे गुड गवर्नमेंट बोल रहे हैं। अब वो कैसे देगा? लोगों ने पूछा तो कैसे दे रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आज के बाद जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल, इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जा रहा है और एक नया डेजिग्नेशन रेज किया जा रहा है, उसका नाम है वायसराय। आज के बाद भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, वायसराय रहेगा। क्या रहेगा? वायसराय। बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो आदमी है। उससे बेनिफिट क्या हो गया कि वायसराय जो है ना, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा क्राउन का। क्राउन मतलब वहां जो इंग्लैंड में जो शासक है ना, जो राजा रानी जो भी है वहां पे, वायसराय जो रहेगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किसका? क्राउन का। बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां तो ऐसे भी वो था, फर्क है उससे।
अभी क्या फर्क है सो समझो कि जो इंडिया में जो टॉप में मैन रहेगा ना, इंडिया में, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में जो टॉप में मैन रहेगा ना उसको हम बोल देंगे वायसराय। और वायसराय जो है वो हमारा फर्स्ट वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और वायसराय जो है यहां पे रहेगा कहां पे, इंडिया में, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा किसको, क्राउन को। दूसरा ये अब ले चलता हूं मैं आपको, ये तो हो गया इंडिया वाली बात, ठीक है, ये इंडिया खत्म है। अब देखो ब्रिटिश ले चलता हूं, ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंडिया काउंसिल करके पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। क्या बनाया गया, इंडिया काउंसिल नाम से पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाया गया। उस पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया काउंसिल के अंदर क्या किया गया, एक नया ऑफिस बनाया गया, जिस ऑफिस का नाम रखा गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो डी यहां बैठा हुआ है ना, ये कौन है, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर था। यहां तक क्लियर है। इंडिया में दो चीज किया गया, पहला चीज ये कि गवर्नर जनरल को खत्म करके वायसराय ले आया गया। दूसरा, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक पार्ट बनाया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और इंडिया काउंसिल में एक ऑफिस बनाया गया, जिस ऑफिस को का जो हेड था उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है। अब समझो, इस स्टोरी को मैं समझाता हूं आपको 2 मिनट बाद, तब तक आप यहां पे ध्यान दो। 1 नवंबर 1958 को, इतना के बाद 1 नवंबर 1958 को क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन कराई। प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा कराई, ठीक है, एक घोषणा कराई। कहां पे, इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में आई नहीं थी, वो इंडिया में कभी नहीं आई थी उससे पहले। तो उन्होंने एक घोषणा कराया महारानी ने, और क्या कहा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम इम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या कहा गया, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम इम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब मैं इंडिया की महारानी हूं। कौन बनेगी महारानी अब, क्वीन विक्टोरिया। आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक तो वायसराय वाला, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाला, तीसरा ये महारानी बन गई कहां की, इंडिया की। अब इन तीनों को जोड़ के एक नया फॉर्मूला डेवलप होगा। कैसे होगा सो समझो। यहां पे क्वीन विक्टोरिया बैठी हुई है, ठीक है। अब समझो, आप इंडिया में कोई भी ऑफिशियल हो, ए हो, उस आपका सीनियर बी हो, उसका सीनियर सी हो, उसका कोई भी हो सीनियर, आप इसको आंसरेबल है, ये इसको आंसरेबल मतलब जवाबदेही कि कुछ भी घटना होता है तो। अब जवाबदेही से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जवाबदेही है। आप सड़क दुर्घटना में बिजली विभाग से तो नहीं पूछने जाओगे ना। अगर कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो आप इनकम टैक्स नहीं पूछने जाओगे ना, आप तो रेलवे विभाग से पूछोगे। तो इसे बोलते हैं हम जवाबदेही, इसे बोलते हैं आंसरेबल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना। तो आंसरेबल कौन होगा, ए जो है आंसरेबल है बी के प्रति, बी जो है आंसरेबल सी के प्रति। आप कितना भी सीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ इंडिया में, आप आंसरेबल रहोगे वायसराय के प्रति। मतलब यू विल बी आंसरेबल टू वायसराय ओनली। आप कुछ भी बन जाओ, वायसराय से ऊंचा इंडिया में कुछ नहीं है। एक पार्ट समझ में आ गया, वायसराय से ऊंचा इंडिया में कुछ नहीं। अब समझो, वायसराय जो है वो इसको आंसरेबल है, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। अब समझो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया आपको याद होगा तो अभी भी पढ़ा है मैंने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया काउंसिल का पार्ट है। किसका पार्ट है, इंडिया काउंसिल का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया काउंसिल को आंसरेबल है, ठीक है। अब इंडिया काउंसिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट है। तो इंडिया काउंसिल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इन द मैटर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा वर्ड, इन द मैटर ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू क्वीन विक्टोरिया, या फिर वहां पे जो भी क्राउन का शासन है। सॉरी, आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो इतनी लंबी चेन बन रही है किस चीज के लिए, सिर्फ आंसरेबिलिटी के लिए, कि जवाबदेही किसकी है, चेन ऑफ आंसरेबिलिटी है। जितनी ज्यादा आंसरेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही अच्छा गुड गवर्नमेंट है। इसलिए एक वर्ड यूज किया गया था, क्या, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। क्या यूज किया गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आया कि यहां जो एक वर्ड यूज कर दिया गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं यूज किया गया था, उसके पीछे इतनी बड़ी लंबी स्टोरी थी जो आपको अभी समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी द पॉलिटी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप याद कर लिए कि बस एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया 1858 में, उसका क्या फीचर्स थे, ऐसे नहीं होता है। ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या बेनिफिट्स थे, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये चीजें आपको पढ़ना है,
ठीक है, अब समझो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। इससे हमें देखने को ये मिलता है कि इंडिया में इससे पहले कभी भी आंसरेबिलिटी वाली सरकार नहीं थी या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। आप मुगल से या फिर इससे अवध के जो नवाब था या फिर उसका नवाब था, बंगाल का नवाब था, उससे आके सवाल नहीं कर सकते थे कि इसका जवाब चाहिए राजा सभा में, वो जवाब नहीं देता। ब्रिटेन ने हमें क्या देके गया, ब्रिटेन हमें देके गया एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक गुड गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं ये सिखा के गया। ये सारी चीजें कब यूज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ताकि आगे से ऐसा कोई भी सरकार ना बन जाए जिसके पास आंसरेबिलिटी नहीं हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं। ये तो हमारा बन गया गुड गवर्नमेंट। अब क्या ये गुड गवर्नमेंट कैसा था वो उसको देखते हैं। समझो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये देख रहे हो ना, ये बन गया मोस्ट पावरफुल। अब कैसे बन गया सो समझो। आपको याद होगा तो डबल गवर्नमेंट आया था 1784 में। कब आया था, 1784 में डबल गवर्नमेंट लाया था। किसने लाया था, पिट्स इंडिया ने, पिट्स द यंगर। आपको याद होगा तो पिट्स द यंगर जो उस समय का प्रधानमंत्री भी था, उसके पिता भी प्रधानमंत्री थे, पिट्स द ओल्डर। इसको एबॉलिश कर दिया गया। उसने कहा, जो ये हमारे फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, उसने क्या कहा कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, डबल गवर्नमेंट को हम खत्म करते हैं। डबल गवर्नमेंट को खत्म करके उसके बाद जितने पावर थे डबल गवर्नमेंट के, समझ रहे हो ना, जो डबल गवर्नमेंट के जितने पावर थे वो सारे पावर दे दिए किसको, इसको। अब ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो यू कैन इमेजिन जो रियल पावरफुल ऑफिस बना तो वो कहां बना, ब्रिटेन में बैठा उस इंडिया काउंसिल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस बना। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो मेजर चेंज हुआ था, इसके बाद मेजर चेंज हुआ था वो ये हुआ था कि इसे बना दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बना दिया गया, बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है ना, इसके ऑफिस को बना दिया गया क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया, इसका बेनिफिट ये हो गया यू कैन सू और बी सूड। इसका क्या मतलब है कि एज अ गवर्नमेंट मैं तुम पे मुकदमा कर सकता हूं एंड एज अ पीपल तुम मुझ पे मुकदमा कर सकते हो, तुम मुझ पे केस कर सकते हो एज अ सिटीजन। अब केस किस बारे में कर सकते हो, तो फॉर ऑल द एक्ट्स विच वॉज डन विद इन इंडिया और इन इंग्लैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। मतलब समझो कि ये हमारा इंडिया इंडिया में, और ये हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ये हमारा ब्रिटेन। इंडिया में या ब्रिटेन में कहीं भी इंडिया के रेस्पेक्ट में कुछ भी काम होगा, इंडिया में या ब्रिटेन में इंडिया के रेस्पेक्ट में कुछ भी काम होगा, इसके रिगार्डिंग मैं केस कर सकता हूं। किस पे, इस बॉडी कॉर्पोरेट पे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया पे, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मुझ पे केस कर सकता है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि भगत सिंह यहां पे बॉम्ब चलाएगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वहां से केस कर सकता है, और हम तो केस करते तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमारे खिलाफ ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये उनकी बहुत बड़ी चाल थी। अब समझो इसका क्या होता है कि इससे पहले हमें क्या सीखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि भाई साहब इससे पहले ना कभी आप किसी पे मुकदमा नहीं कर सकते थे। एक नया कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया। आप कभी मुगल पे जाके मुकदमा नहीं कर सकते, ठीक है मैं अकबर तुम पे मुकदमा करना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी पे आप मुकदमा नहीं कर सकते थे, शाहजहां पे मुकदमा नहीं कर सकते थे, आप राजपूतों पे जाकर मुकदमा नहीं कर सकते थे, आप पृथ्वीराज चौहान पे कोई मुकदमा नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा ना आपको। आप किसी मराठा पे मुकदमा नहीं कर सकते थे, आप पंजाब में जाके महाराजा रंजीत सिंह पे मुकदमा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये केस करने का अधिकार किसने दिया, ब्रिटिश ने। कैसे, बॉडी कॉर्पोरेट बना के। तो ये चीज हमें सिखा के गया वो। क्लियर है यहां तक। अब समझो इतना तो सब कुछ चल रहा है, इतना गुड गवर्नमेंट लोग बोले जा रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल में गुड गवर्नमेंट थी या फिर एक्चुअल में आंसरेबल गवर्नमेंट थी, ये देखना है। आप समझ में आ रहा है ना। ये गुड गवर्नमेंट बताया जा रहा है कि ऐसे था ऐसे था, क्या ये एक्चुअल में था। अब ये देखो एक्चुअल में नहीं था। एक्चुअल में सिर्फ वो ब्रिटिश के लिए था। कैसे, तो वो ब्रिटिश अपना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग करना, कि मतलब यहां से जो कुछ काम हो रहा है ना इंडिया में, वो महारानी विक्टोरिया तक पहुंचना चाहिए, बीच में कहीं कट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग के लिए उन्होंने ये गुड गवर्नमेंट का ढोंग रचाया था। कोई बेनिफिट्स इंडिया को नहीं मिला। अब ये समझो जब कोई बेनिफिट इंडिया को नहीं मिला है तो ये फिर से रिवॉल्ट होने की शक्यता है, फिर से रिवॉल्ट होने की शक्यता है। इस बार यहां से नहीं, यहां से हो जाए रिवॉल्ट।
ये बात लॉर्ड कैनिंग को समझ में आ गई, जो वायसराय थे वहां के उस समय। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि भाई देखो, दोबारा इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हो सकता है। तो बोला कि ठीक है, तुम बताओ कि बचे कैसे फिर इससे, कि ताकि इंडियन वॉर ना करे। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि तुम इंडियन काउंसिल्स बनाओ और उसमें क्या करो, अधिक से अधिक इंडियंस को पॉलिटिक्स में लेके आओ। कहां लेके आओ? पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास करना स्टार्ट कर दिया। इसमें दो पॉइंट महत्वपूर्ण थे। पहला ये कहा कि इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व करो। क्या करो? ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व करो। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना स्टार्ट करो। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब क्या होता है? जो विधायी काउंसिल्स होते हैं, जो ऐसी काउंसिल्स जिसमें विधायी का फंक्शन करे, ठीक है। एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव। आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना है ज्यादा से ज्यादा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसका और डेवलपमेंट की बात कर रहा है कैनिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी थी, आपको याद होगा, तो उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्लियर है? डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये डेवलपमेंट के बाद एक दिन क्या होगा, वही हमारा पार्लियामेंट बन जाएगा। लेकिन बहुत दूर की बात है, अभी नहीं बनेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। पार्लियामेंट बनने में बहुत समय, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ, आपको वो पता होना चाहिए। अब समझो, तीन अलग अलग काउंसिल्स एक्ट निकाले गए, तीन अलग अलग काउंसिल्स एक्ट निकाले गए। सबका अलग अलग अपना रीजन था, सबका अलग अलग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। पहला 1861 में, सेकेंड 1892 में, थर्ड 1909 में। सॉरी। अब देखो क्या होता है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको देखना है। 1861 का जो इंडिया काउंसिल बना था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन क्या था? वॉर ऑफ 1857। 1857 का जो क्रांति हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसका रीजन था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड 1861 का इंडिया काउंसिल बनने का। 1892 का क्या कारण था बनने का? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था ना। किसने किया था? ए ओ होम ने किया था। तो ये इसकी वजह से सेकंड इंडिया काउंसिल बनाना पड़ा। थर्ड देखो, 1909 का इंडिया काउंसिल किसने बना? इसके पीछे दो रीजन था। एक तो ये जो कर्जन ने क्रेजी सा बिल्कुल हरकत कर दिया था, क्या कर दिया था? बंगाल का पार्टीशन 1905 में। दूसरा ये था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्या था? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था। इन दो वजह से 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट निकालना पड़ा। ये तो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या काम है। सो समझो, बोला गया कि 1861 में सबसे पहले, फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई तुम इंडियंस हो, इसलिए तुम यहां पे आके बैठ जाओ इस काउंसिल में। तो उन्होंने, वायसराय ने क्या किया कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर दिया। पहला था बनारस का राजा, दूसरा पटियाला का महाराजा, तीसरा सर दिनकर राव। ये तीनों की तीनों अनऑफिशियल मेंबर थे। याद रखना, ये सब वर्ड्स याद रखना है आपको। अनऑफिशियल मेंबर्स, जो मेयरली नॉमिनेशन था, बस उनका काम था जाना है, चाय पानी पीना है, चला आना है, बस। ऑफिशियली कुछ नहीं था, ना ही उनके हाथ में कुछ पावर था। सिर्फ इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो इंडियंस थे, बुला लिए, ठीक है आ जाओ, बस। अब देखो, 1861 में हो गया बात खत्म, उसके पास कोई पावर नहीं था। अब आता है 1892, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चुका है ऑलरेडी। जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर गया था कि भाई हमें और लोग चाहिए। किसने कहा? इंडियंस ने कहा कि भाई हमें और लोग चाहिए काउंसिल्स में। तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि भाई एक काम करो कि अभी तक जो मैं नॉमिनेशन कर रहा था ना, किसको? जो मैं 3 लोगों को नॉमिनेशन कर रहा था, इसके अलावा तुम ट्रेड यूनियंस को बुला लो, ठीक है, वहां से नॉमिनेशन कर लो। बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स से बुला लो, जिसे हम इंडस्ट्रियल हाउस कहते हैं, और यूनिवर्सिटीज से बुला लो। किसे किसे? ट्रेड यूनियन से, दूसरा बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से, तीसरा यूनिवर्सिटीज से। अब उनके हिसाब से क्या था कि नॉमिनेशन था, पर ये एक्चुअली इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। क्या थे? इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। अब समझो कि इनके पास अभी कुछ पावर नहीं था, इनके पास अभी कुछ पावर नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमारे यहां पे लोगों का प्रभुत्व बढ़ा, तो पावर भी इंक्रीज किया। और पावर इंक्रीज किया तो मतलब क्या है कि अब वो क्या कर सकते थे? बजट डिस्कस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव के साथ। याद रखिएगा, बजट डिस्कस कर सकते थे कौन? जो हमारे सदस्य गए थे, इंडिया के जो सदस्य गए थे, वो अब बजट डिस्कस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव्स के साथ। अब देखो, अब आता है 1909 का समय, प्रेशर फर्दर इंक्रीज कर दिया है, मुस्लिम लीग भी फॉर्मेशन हो गया है। तो अब क्या हुआ
अब उसने क्या कहा कि एक काम करो, जो नॉमिनेशन बाय वायसराय थे वो तो रहेगा तुम्हारा, प्लस इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो तुम करते थे ये भी तुम्हारा रहने दो, इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस कुछ कर लो। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इलेक्शंस भी कुछ कर लो। इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज आ गया। अभी मात्र 6 मेंबर्स थे, उसके बाद 16 मेंबर्स थे, अब 60 मेंबर्स हो गए। अब इसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। उससे पहले सिर्फ वो बजट डिस्कस कर सकते थे, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, अब ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और इसी 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेके आता है कौन? ये जो 1909 का जो फॉर्मेशन है, जो हमारा रिफॉर्मेशन है 1901 का इंडिया काउंसिल एक्ट, यही लेके आता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था और मिंटो उस समय यहां का वाइसराय था। क्लियर है? अब ये तीनों को हमने देख लिया। यहां से यहां तक समझो, यहां से लेके यहां तक मेथड ऑफ इलेक्शन चेंज कर गया, आपको ये समझना है। यहां से लेके यहां तक पावर इंक्रीज हो गया है, आपको ये समझना है। इसके बाद देखो, यहां से मेंबर्स जैसे ही बढ़ जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब स्ट्रांगली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यहां तक क्लियर है आपका? चलो अब आगे देखते हैं। इंडिया काउंसिल एक्ट, इसके जो 1861 का है उसके हम नियम्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। पहले तो 3 नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे, वाइसराय ने नॉमिनेट कर दिया था, आपको पता होगा तो, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। इसने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको याद होगा तो 1773 से जो पावर लेना उसने स्टार्ट किया था, और 1861 में वो देना स्टार्ट कर दिया वापस, कि ये लो, बंगाल ने कहा कि ये लो बॉम्बे तुम अपना ले लो पावर, और ये लो मद्रास तुम अपना पावर ले लो। लेजिस्लेटिव पावर उसे दे दिया। एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास ऑलरेडी था, अब इसके पास क्या मिल गया? लेजिस्लेटिव पावर, दोनों मिल गया। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप, भले ही बहुत छोटा स्टेप था, लेकिन स्टार्ट हो गया कब से? 1861 से, याद रखिएगा। दूसरा क्या चेंज हुआ था? 1859 में जो लॉर्ड कैनिंग ना एक पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था, उसको लीगल सैंक्शन मिल गया। क्या लाया था? पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, फायदे क्या है? जितना ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा आंसरेबिलिटी होगी, मतलब जवाबदेही होगी। आप अगर ध्यान दे रहे होगे तो सेम सीक्वेंस फॉलो करते जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि चेन ऑफ आंसरेबिलिटी खत्म ना हो। ये बात है, समझ में आ रहा है आपको? सारी की सारी चीजें, ये कहानी चल रहा है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब क्या हुआ कि काउंसिल्स और ज्यादा मजबूत हो गए। ये बजट डिस्कस कर सकते थे, मैंने बताया भी आपको, एग्जीक्यूटिव से कुछ पूछ भी सकते थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट हो चुके थे ऑलरेडी, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन इलेक्शन का नाम, इलेक्शन वर्ड अभी तक कहीं भी नहीं लिख के आया था कि इलेक्शन होना है, टिल 1892। क्लियर है? मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स है, जो भी वहां पे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, वो बढ़ गए 6 से कितने हो गए? 16 हो गए। अब समझो, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया। समझ में आ रहा है? किस लिए आया था? एक तो 1905 में बंगाल पार्टीशन हो गया था, दूसरा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था। इसने क्या किया? मॉर्ले मिंटो ने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन कर दिया। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो ये लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। मार्ले उस समय क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो क्या था? वाइसराय। इसलिए मार्ले का नाम, जो मार्ले है उसका नाम पहले लिखा हुआ है, मिंटो का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा पावर था उस समय। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स के नंबर है वो बढ़ गए 16 से कितने हो गए? 60 हो गए। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वो भी बढ़ गए। मतलब जिसके हिसाब जितना पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन किसी प्रोविंस के ज्यादा है तो वहां पे काउंसिल्स ज्यादा होंगे, जहां पे कम है वहां पे नहीं होंगे या फिर एक होंगे। ठीक है, अब देखो 1909 तक पार्लियामेंट बहुत डेवलप कर लिया था, मतलब बहुत ज्यादा।
6 से 60 हो गया, आप समझ रहे हो, 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना पावर उसके अंदर आ गई, रिजोल्यूशन पास कर सकता है। लेकिन कोशिश तो करो समझने की कि हो क्यों रहा है, इतने एक्ट्स आ रहे हैं, इतने चार्टर एक्ट्स आ गए, इतने रिफॉर्म्स आ गए, इसका फायदा क्या है? इंडिपेंडेंस चाहिए ना हमें, तो इंडिपेंडेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी भी इंडिपेंडेंस दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि भाई कैसे मिलेगा इंडिपेंडेंस, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ नियम पे नियम आए जा रहे हैं। तो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हम सवाल गलत कर रहे थे। किससे? ब्रिटिश से। हम ब्रिटिश से पूछ ही गलत चीज रहे थे, और ये पूछ रहे थे हम कि भाई हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, लेकिन एक्चुअली हम पूछ रहे थे कुछ और हमें मांगना चाहिए था कुछ और। अब वो सिखाता कौन है मांगने की बात? तो वो बताता है हमें मोहनदास करमचंद गांधी। इंट्रोडक्शन होता है मोहनदास करमचंद गांधी का। कैसे? अब समझो, ब्रिटिश ने हमें वायलेंटली ऑक्युपाई नहीं किया था, तो हम जो सोच रहे थे उसे भगा देंगे एक बार में, एक झटके में, तो वो संभव नहीं था। ठीक है, नहीं पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने हमें वायलेंटली ऑक्युपाई नहीं किया था, उन्होंने हम पे लीगल और पॉलिटिकली कंट्रोल किया था कि आप लीगली और पॉलिटिकली मेरे हो। उसके अलावा दूसरा क्या था कि ब्रिटिश जो है उस समय वर्ल्ड का सुपर पावर था, तो बहुत मुश्किल था। वर्ल्ड वॉर जब 2 होता है, वर्ल्ड वॉर 2 होता है, उस समय ब्रिटिश कमजोर पड़ता है, नहीं तो उससे पहले तो बहुत मजबूत था। और हम मिलिट्रीली बहुत ज्यादा वीक थे, हम मिलिट्री के तौर पे बहुत ज्यादा वीक थे। दूसरी बात यह थी कि इंडिया वॉज नॉट अ स्लेव। नहीं समझे? स्लेव का मतलब होता है गुलाम। इंडिया गुलाम था ही नहीं कभी, इंडिया वॉज क्या? कॉलोनी। अब कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेश। इंडिया कभी गुलाम था ही नहीं, इंडिया हमेशा से कॉलोनी था। समझ में आ रहा है? यह बात समझाने का काम किया किसने? महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने बताया इंडियंस को कि भाई देखो तुम हो क्या, तुम पहले इधर आओ, इधर समझो कि हो क्या तुम हो कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या है कि जिसके पास लीगल कंट्रोल है। तुम लीगल कंट्रोल है तुम्हारे पास? नहीं है। पॉलिटिकल कंट्रोल है तुम्हारे पास इंडिया में? नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट तुम्हारा खुद का आदमी है? नहीं है। तो जिसके पास ये तीनों नहीं है वो कौन है? कॉलोनी है। तुम्हें बनना क्या है? तुम्हें बनना है सोवरेन या इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे हाथ में लीगल कंट्रोल होना चाहिए। इंडियंस ने बोला हाँ। पॉलिटिकली कंट्रोल भी तुम्हें चाहिए? बोला हाँ। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भी तुम्हारा ही आदमी होना चाहिए? बोला हाँ। तो भाई तुम कॉलोनी हो, तुम्हें जाना है सोवरेन की तरफ, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं डायरेक्टली तुम आजादी आजादी चिल्ला के ले लोगे। अब उसने, जब इंडियंस ने पूछा तो कैसे मिलेगा, उसने कहा कि एक मिडिल वे है उसके लिए। अब वो मिडिल वे क्या है वो महात्मा गांधी ने एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। आज के लिए आप इतना ही समझो कि इंडिया वॉज नॉट अ स्लेव, इंडिया वॉज जस्ट अ कॉलोनी। कॉलोनी मतलब जिसका लीगली और पॉलिटिकली कंट्रोल था इंडिया पे। किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो हम जो गलत सवाल तब से पूछे जा रहे थे कि हमें ये बनाने दो, वो बनाने दो, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि महात्मा गांधी समय पे आए और उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई देखो कॉलोनी तुम हो, और कॉलोनी से कैसे सोवरेन बनते हैं वो मैं समझाता हूं। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर ही नहीं थे, वो एक लॉयर भी थे। तो लॉयर थे, ये चीज ब्रिटिशर्स भूल गए थे। अब ये बात समझाते हैं कौन? महात्मा गांधी। कल की क्लास में देखेंगे कि मिडिल पाथ कौन सा है हमारा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।